भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बड़े लंबे समय से बांग्लादेश की जो सिचुएशन है उसको ऑब्जर्व कर रही है। ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता इसलिए है खास करके क्योंकि पिछले साल जब से शेख हसीना की सरकार को गिराकर और शेख हसीना की सरकार को वहाँ पर एक CIA के रेवोल्यूशन के तहत रिमूव करके मोहम्मद यूनुस की सरकार लाई है, तब से वहाँ पर एक केयर टेकर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर को प्रोवाइड करने में बिल्कुल नाकाम रही है। बांग्लादेश की सिचुएशन यदि डिटीरियोरेट करती है तो उसका डायरेक्ट सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन भारत पे होगा। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिस प्रकार से बांग्लादेश के इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रही है, उसने हाल ही में भारत की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को और प्रधानमंत्री के कार्यालय में कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स को भेजा है। इन रिपोर्ट्स को समझना आवश्यक है कि बांग्लादेश की परिस्थिति इस समय क्या चल रही है। हाल ही में जो बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वकार जमन है, उनकी तरफ के अगर हम कुछ स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करें तो वहां की सिक्योरिटी सिचुएशन का एक सेंस आता है। जमन वहां पर बार बार एक चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं कि मिलिट्री एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन था बांग्लादेश का, लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस और पॉलिटिकल लीडरशिप के कारण बार बार आज की डेट में मिलिट्री को डे टू डे अफेयर्स बांग्लादेश के मैनेज करने पड़ रहे हैं। जमन ने कई बार ये स्टेटमेंट भी दी। उन्होंने ये तक बोला आज की डेट में कि अगर मिलिट्री को बार बार डे टू डे अफेयर्स और डे टू डे लेवल पर जो बांग्लादेश का प्रशासन है, अगर उसमें इंटरफेयर करना पड़ा तो ये बांग्लादेश की मिलिट्री की प्रोफेशनल कैपेबिलिटी के लिए भी खराब है। इस प्रकार की स्टेटमेंट से क्लियर इंडिकेशन ये मिलता है कि जो बांग्लादेश की सिक्योरिटी सिचुएशन है वो डिटीरियोरेट इसलिए कर रही है क्योंकि वहां पर जो पॉलिटिकल लेवल की सिचुएशन है वो कंफर्टेबल नहीं है। मोहम्मद यूनुस जो कि एक अमेरिका के डीप स्टेट का प्रोडक्ट था, उस डीप स्टेट के प्रोडक्ट को जब से वहां पर अपना कर लगाया गया है तब से बांग्लादेश पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्राप्त नहीं कर पाया है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर आप बांग्लादेश के इतिहास को समझो तो उसके इतिहास में वही चीजें हुई हैं जो बांग्लादेश में आज हो रहा है। भारत की जो इंटेलिजेंस एस्टीमेट की रिपोर्ट है वो यही बात को उजागर करती है कि जो इस समय बांग्लादेश में परिस्थिति है वो बांग्लादेश में पहले भी हो चुकी है। और बांग्लादेश के इतिहास के पर्सपेक्टिव से अगर चीजों को देखें तो यहां पर कुछ नया नहीं दिख रहा, लेकिन एक एस्पेक्ट जरूर है कि ये आगे किस हद तक जाएगा ये हमें पता नहीं है। यहाँ पर अब कुछ चीज़ों पे आप गौर करने की कोशिश कीजिए। बांग्लादेश का क्रिएशन 1971 में शेख मुजिबुर रहमान की लीडरशिप में हुआ। शेख मुजिबुर रहमान ने जब बांग्लादेश को क्रिएट किया था उस समय बहुत सारे बांग्लादेश के अंदर ईस्ट पाकिस्तानी फ्रीडम फाइटर्स थे, बंगाली लोग थे, बंगाली मुस्लिम्स थे जिन्होंने शेख मुजिबुर रहमान की मदद की थी। शेख मुजिबुर रहमान ने बांग्लादेश के बनने के बाद 1971 में जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो ये था कि अपने साथ जितने भी उनके फ्रीडम फाइटर्स जो उनके समर्थक थे, बांग्लादेश के बनने के बाद कईयों को बांग्लादेश की मिलिट्री में अकोमोडेट किया गया और जिन लोगों को वहां पर अकोमोडेट नहीं किया गया उनके लिए शेख मुजिबुर रहमान ने एक पैरामिलिट्री फोर्स जिसका नाम था मुजीब बहिनी वो क्रिएट की थी। इफेक्टिवली जितना भी उनके साथ फ्रीडम फाइटर का चंक था वो ग्रेजुअली वहां पर अब्जॉर्ब हो चुका था। क्योंकि बांग्लादेश उस समय जब बना था तो भारत का एक बहुत बड़ा रोल, भारत की इंटेलिजेंस रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक बहुत बड़ा रोल रहा था। तो बांग्लादेश के जितने भी मिलिट्री अधिकारी थे उनके अंदर बहुत ज्यादा एक प्रकार की नेगेटिविटी भारत को लेके थी। और ये इसलिए थी क्योंकि बांग्लादेश बनने से पहले 1971 से पहले वो ईस्ट पाकिस्तान होता था। ईस्ट पाकिस्तान के जितने भी मिलिट्री अधिकारी होते थे उनको ट्रेनिंग इस्लामाबाद, लाहौर में ही दी जाती थी। इस रीजन से उनका जो पूरा का पूरा जेनेटिक सेटअप और जो पूरा उनका थिंकिंग कैपेबिलिटी थी वो पाकिस्तान इंस्पायर्ड थी। और जाहिर सी बात है कि शेख मुजिबुर रहमान ने जब भारत की मदद लेकर बांग्लादेश को बनाया था उस समय सबसे ज्यादा अगर इस चीज का खमियाजा किसी को भुगतना पड़ा था प्रो इंडिया एटीट्यूड का, तो वो और कोई नहीं बल्कि मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन था। क्योंकि मिलिट्री में वो हेट्रेड भरा हुआ था कि शेख मुजिबुर रहमान एज अ लीडर पहली बात तो इतना ज़्यादा प्रो इंडिया क्यों है। इसका खमियाजा ये हुआ कि मिलिट्री के कुछ अधिकारियों के तहत 1975 में शेख मुजिबुर रहमान को मार दिया गया। शेख मुजिबुर रहमान की हत्या के बाद मिलिट्री के बीच में और पॉलिटिक्स के बीच में जो सिविल मिलिट्री इक्वेशन था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। इस डिस्टर्बेंस को उस समय मुशर्रफ, जो खास करके उस समय के बांग्लादेश में थे जिनका नाम था खालिद मुशर्रफ, जो कि बांग्लादेश की आर्मी के एक जनरल थे, उन्होंने इस बैलेंस को कुछ रेक्टिफाई करने की कोशिश करी पर वो इस चीज़ में नाकाम रहे। और इसका खमियाजा ये हुआ कि 1978 3 साल के बाद वहाँ पर जनरल जियाउर रहमान, जो कि पहले पाकिस्तान आर्मी से डीपली जुड़ा हुआ था और ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद बांग्लादेश की आर्मी में ही जुड़ा रहा, 1978 में जियाउर रहमान सबसे पहला मिलिट्री रूलर बांग्लादेश का बना। क्योंकि उसने अपनी जनरलशिप छोड़ के पूरी की पूरी पॉलिटिकल कमान संभाली और जियाउर रहमान सबसे पहला बांग्लादेश का डिक्टेटर भी बना।
इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि जब जिया उर रहमान ने मिलिट्री से जंप मार के पॉलिटिक्स में आया और जब उसने अपने आप को प्रेसिडेंट बांग्लादेश का डिक्लेयर किया, उस समय उसने एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया जिसका नाम था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी। बीएनपी के बनने के बाद एक चीज़ हुई, क्योंकि यहाँ पर जिया उर रहमान पाकिस्तान आर्मी से जुड़ा था और पाकिस्तान की वो आर्मी के वो अधिकारी जो बांग्लादेश की मिलिट्री में थे, जो शेख मुजिबुर रहमान से भी फ्रस्ट्रेटेड थे, अब इन लोगों को सबको बढ़ावा मिला क्योंकि यहाँ पर जनरल जिया उर रहमान अब प्रेसिडेंट बन चुका था। उसने मिलिट्री के अंदर इस प्रकार की भर्तियां चालू करी और मिलिट्री में उन टाइप के अधिकारियों को प्रमोट करना चालू करा कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी माइंडसेट और प्रो पाकिस्तान एटीट्यूड वाले सारे के सारे लोग मिलिट्री में छाने लग गए। मिलिट्री के पूरे आर्किटेक्चर उस समय प्रो पाकिस्तान बन गए और जैसे ये हुआ, जाहिर सी बात है कि मिलिट्री में कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स थे, कुछ ऐसे भी अधिकारी थे जो प्रो पाकिस्तान नहीं थे, जो प्रो शेख मुजिबुर रहमान थे, जो प्रो इंडिया थे। इन लोगों के ऊपर गाज गिरने लगी। शेख मुजिबुर रहमान के समर्थक जो उस समय मिलिट्री में थे, उन लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, उनको सप्रेस किया गया। जिया उर रहमान ने कोई कसर नहीं छोड़ी इनको सप्रेस करने की और सप्रेशन इस हद तक चला गया कि आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर 1982 में मिलिट्री में एक और कू हुआ और इस कू के पीछे था मिलिट्री का एक और जनरल एचएम इरशाद। एचएम इरशाद ने जब यहाँ पर मिलिट्री कू किया तो मिलिट्री कू करके जब उसने दोबारा से मिलिट्री तहत पावर को दोबारा संभालने की कोशिश करी, जिया उर रहमान को हटाया, तो एक चीज़ तो तय थी कि एचएम इरशाद के बाद फिर से जो सिविल और लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर जो पॉलिटिकल बैलेंस और मिलिट्री बैलेंस था वो फिर से डिस्टर्ब हो गया क्योंकि यहाँ पर फिर मिलिट्री का एक डोमिनेंस आया। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण थी कि जब एचएम इरशाद आया तो उसने भी वही कदम उठाए जो पहले उसके प्रेडेसेसर ने यानी कि जिया उर रहमान ने उठाए थे। यदि जिया उर रहमान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बनाई थी तो एचएम इरशाद ने आते सार तुरंत जो है अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जतिया पार्टी बनाई। तो बांग्लादेश में 1986 तक अगर आप पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो एक जगह पर शेख मुजिबुर रहमान की बनी हुई वहां पर अवामी लीग थी, दूसरी जगह पर जिया उर रहमान की बनाई हुई यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आई जो कि जाहिर सी बात है प्रो पाकिस्तान थी और शेख मुजिबुर रहमान वाली अवामी लीग प्रो इंडिया थी और एचएम इरशाद के द्वारा बनाई गई एक जतिया पार्टी थी। तो यहाँ पर जब ये 3 पार्टी कॉम्पिटिशन हुआ तो जाहिर सी बात है कि एक पॉलिटिकल लेवल पर, क्योंकि इन मिलिट्री रूलर्स ने ही इन पॉलिटिकल पार्टियों का गठन किया था, तो यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि पॉलिटिकल लेवल पर कुछ ना कुछ फर्मेंटेशन होने लगा। और फर्मेंटेशन भी इस प्रकार का हुआ कि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि 1986 में जब जतिया पार्टी बनी उसके तुरंत 2 साल के बाद 1988 तक पॉलिटिकल लेवल पर एक डोमिनेंस दिखने लगी। खैर जतिया पार्टी तो नहीं थी, एक नई पॉलिटिकल पार्टी थी तो वो उतना डोमिनेंट एक्टर उस समय नहीं बन पाई, लेकिन जो पुरानी 2 पार्टियां थी, खास करके बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अवामी लीग, 1988 से इन दोनों पार्टियों ने एक निर्णय ले लिया कि हमें मिलिट्री को दूर रखना है पावर स्ट्रक्चर से। और आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि 1991 में कॉन्स्टिट्यूशन में बांग्लादेश के एक अमेंडमेंट हुआ और इस अमेंडमेंट के तहत ये बात बोली गई कि अब एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बांग्लादेश को गवर्न करेंगी और 1991 से एक पॉलिटिकल जर्नी दोबारा से बांग्लादेश की शुरू हुई। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि चाहे 1991 से लेकर एक पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुई जिसमें जतिया पार्टी एक छोटा एक्टर था, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एक जगह और अवामी लीग एक जगह और बड़े एक्टर्स थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह थी कि कोई भी पार्टी जो पावर में आती थी वो कहकर ये आती थी कि हम मिलिट्री को दूर रखेंगे, लेकिन पावर में आते ही मिलिट्री का प्रयोग करके अपने ओपोनेंट्स को दबाना और संकोच करके उनको बेसिकली सप्रेस करना, उस काम में वो हमेशा आगे बढ़े रहते थे। तो यहाँ पर यह कहना कि मिलिट्री पॉलिटिक्स से आइसोलेट हो गई थी, ये गलत होगा, क्योंकि मिलिट्री का प्रयोग पॉलिटिक्स हमेशा अपने हिसाब से करती रही, अपने फायदे के हिसाब से करती रही। 1991 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 2005 तक जिस प्रकार से चीज़ें बांग्लादेश में चली उनमें कुछ डेवलपमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से एक डेवलपमेंट आपको जो जानना है वो हमारे लिए बड़ा क्रूशियल है कि 1991 से जब पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग तरीके से बांग्लादेश में पावर संभालती रहीं, यहाँ पर इस दौरान जमाते इस्लामी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, एक ऐसी इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो क्रिएट की थी ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान ने कोल्ड वॉर के दौरान, वो जमाते इस्लामी ने 1991 से ऑलमोस्ट 2005-6 तक ये इंश्योर किया कि वो भी एक पॉलिटिकल एक्टर बने। और वो पॉलिटिकल एक्टर इस प्रकार से बने कि उन्होंने एक बड़ी मेथोडिकल
अप्रोच अपनाई। वो मेथोडोलॉजिकल अप्रोच क्या थी? उस मेथोडिकल अप्रोच में सबसे पहला काम जमाते इस्लामी ने जो किया वो ये था कि उन्होंने अपने इस्लामिक कैडर्स को पहले तो मिलिट्री में भर्ती कराना शुरू करा। तो यहाँ पर चीज़ देखिए कि 1991 से 2005-6 तक एक जगह पर जहाँ पर अलग अलग समय पर कभी अवामी लीग और कभी बीएनपी सरकार बना रही है और मिलिट्री का प्रयोग कर रही है अपने कन्वीनियंस से, वहीं जमाते इस्लामी एक चुपचाप छोटा सा एक्टर इस प्रकार से पावर को असर्ट कर रहा है कि वो अपने रेडिकलाइज्ड कैडर को, अपने उस प्रकार के रेडिकल कैडर को मिलिट्री में भर्ती करा रहा है। और 2005-6 तक जब उन्होंने मिलिट्री में भर्ती कराया, 2005-6 से लेकर 2007-8 तक उसी रेडिकल कैडर को मिलिट्री में भर्ती कराने के बाद उन्होंने बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी भर्ती शुरू करी। 2008-9 तक परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि बांग्लादेशी राइफल्स, जो कि एक महत्वपूर्ण बॉडी है जो बांग्लादेश और भारत की सीमा पर डिप्लॉयड है, जो भारत के इक्विवेलेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के बराबर की है, जमाते इस्लामी के कैडर उस बॉडी तक के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे। बहुत सारे अधिकारी थे जो उस समय जमाते इस्लामी के लोग जुड़ चुके थे, खास करके किसके साथ? बांग्लादेशी राइफल्स के साथ भी। और 2009 में एक परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ये था कि 2009 में जब शेख हसीना की सरकार आई और जब अवामी लीग पार्टी ने इलेक्शन जीता, उस समय 2009 में बांग्लादेशी राइफल्स के अंदर एक म्यूटिनी पैदा हुई। इस म्यूटिनी के तहत पूरे बांग्लादेशी राइफल्स के लोगों ने रिवोल्ट करना चालू कर दिया। रिवोल्ट किया गया ये कह के कि हमारी लिविंग कंडीशंस पुअर हैं, रिवोल्ट किया गया ये कह के कि हमारे को अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन रियलिटी ये थी कि रिवोल्ट इसलिए किया गया था क्योंकि जमाते इस्लामी का काडर जो बांग्लादेशी राइफल्स के अंदर जुड़ा हुआ था, इस काडर ने रिवोल्ट पाकिस्तान के कहने पर किया था, क्योंकि जमाते इस्लामी को रन करती है ISI पाकिस्तान की और अवामी लीग की सरकार जो है वो एंटी पाकिस्तान है। तो 2009 में जैसे ही अवामी लीग की सरकार आई, इस सरकार का ऑपोजिशन करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि इस दौरान जो गेम खेला गया वो ये था कि बांग्लादेशी राइफल्स की एक म्यूटिनी कराई गई। पाकिस्तान ये सोच रहा था उस समय 2009 में कि अगर ये म्यूटिनी होगी, यहाँ पर शेख हसीना की सरकार आई है, शेख हसीना मिलिट्री का प्रयोग करेगी और मिलिट्री में भी जमाते इस्लामी के लोग हैं, तो मिलिट्री में जमाते इस्लामी के लोग अपने ही बांग्लादेशी राइफल के लोगों की म्यूटिनी को सप्रेस करने में मना कर देंगे। पाकिस्तान इस माइंडसेट से जो गेम खेलना चाह रही थी वो गेम हुआ नहीं। उसका रीज़न क्या था? शेख हसीना ने 2009 में बहुत अकल का काम किया। शेख हसीना ने बांग्लादेशी राइफल की इस म्यूटिनी को सॉल्व करने के लिए 2 पॉइंट स्ट्रेटेजी अपनाई। सबसे पहले उसने बांग्लादेशी राइफल के उन अधिकारियों से जो म्यूटिनी कर रहे थे उनको पर्सनली बुलाकर मुलाकात करके पूछा कि मुझे बताइए आपकी समस्या क्या है। और दूसरा, उसने शेख हसीना ने अपने गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बांग्लादेश के अंडर रैपिड एक्शन बटालियंस जो थे उनका प्रयोग किया उन लोगों को सप्रेस करने के लिए जो वायलेंस कर रहे थे बांग्लादेशी राइफल्स के। यहाँ पर ये सिविल मिलिट्री बैलेंस को समझने की कोशिश कीजिए कि 2009 में जब शेख हसीना की सरकार ने ये निर्णय लिया कि वो मिलिट्री का प्रयोग करने के बजाय होम मिनिस्ट्री के अंदर के रैपिड एक्शन बटालियंस का प्रयोग करेगी, तो इसका सबसे बड़ा खमियाजा ये हुआ कि मिलिट्री को दूर रखा गया। पॉलिटिक्स ने, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी ने, यानी कि अवामी लीग ने अपने नज़रिए से और अपने तरीके से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हल निकाला। 2009 से लेकर 2024 तक इस पूरे पीरियड में लगभग 15-16 साल का जो ये पीरियड था जिसमें अवामी लीग की सरकार रही, इस अवामी लीग की सरकार के दौरान पहली बात तो मिलिट्री का इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में उस नज़रिए का नहीं हुआ कि मिलिट्री ने थ्रेटन किया मिलिट्री कू करने के लिए। यानी कि शेख हसीना की सरकार ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक अपलिफ्ट करते हुए अपनी अवामी लीग को एक ऐसे पोजीशन पे ले आई कि मिलिट्री का इंटरफेरेंस अवामी लीग में किसी प्रकार का हो ही ना। दूसरी सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जब उसने मिलिट्री को आइसोलेट कर दिया, तो आइसोलेट करने के बाद मिलिट्री में शेख हसीना के रेजिम के दौरान नेपोटिज्म चालू हो गई। नेपोटिज्म इस हद तक चालू हो गई कि मिलिट्री के अंदर के जितने रिक्रूटमेंट्स होते थे, जितनी सीनियर पोजीशंस पे अधिकारियों की पोस्टिंग्स होती थी, वो सारी रिक्रूटमेंट्स और पोजीशंस सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म के बेसिस पे प्रोवाइड की गई। इस कॉन्टेक्स्ट में खमियाजा ये हुआ कि चाहे मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन 2009 से 2024 तक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करी, पॉलिटिकल लेवल पर उसने आकर कोई मिलिट्री कू नहीं करा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन एक जगह पर जहां पर प्रोफेशनली डेवलप हो रही थी, वहां पर उस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एक दाग लगा हुआ था नेपोटिज्म का। और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि बांग्लादेश का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज वकार उस जमन, ये जो बंदा है जो इस मोमेंट पर बांग्लादेश का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये खुद भी शेख हसीना का एक रिलेटिव है। इस बंदे की पोस्टिंग तक शेख हसीना ने इन्फ्लुएंस करी थी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि 2024 तक
CIA और अमेरिका को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। फ्रस्ट्रेशन सिर्फ इस कारण का हो रहा था कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन था अमेरिका में, उसको इस बात की खुजली मच रखी थी कि उनको चाइना को काउंटर करने के लिए एक बेस चाहिए था। भारत ने अपनी एयर स्पेस और टेरिटरी का प्रयोग करने से मना कर दिया था। वो इसलिए किया था क्योंकि भारत ने 1950 के दशक में एक बार अमेरिका के साथ एंगेजमेंट करके अमेरिका को भारत की टेरिटरी ऐसे खुले में दे दी थी कि आप हमारी टेरिटरी का जो प्रयोग करना चाहते हैं कीजिए, चाइना के खिलाफ ऑपरेशंस रन करने के लिए। और उसका खमियाजा भारत ने 1962 की झड़प में भुगत लिया था, क्योंकि जितने भी ऑपरेशंस 1950 के दशक में अमेरिका की CIA ने तिब्बत में चलाए थे, जिसका खमियाजा ये हुआ था कि दलाई लामा को इवेंचुअली भगाकर तिब्बत से भारत लाया गया, उसके पीछे का पूरा हाथ CIA का था। लेकिन भारत क्योंकि वो गलती करके भुगत चुका था, तो भारत ने आउटराइटली बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को बोल दिया था कि हम अपनी टेरिटरी आपको कतई ही एंटी चाइना ऑपरेशन रन करने के लिए नहीं देंगे, इवन दो कि हमारे उस समय चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत में वो चीज कामयाब नहीं हुई अमेरिका की, तो अमेरिका ने जाहिर सी बात है कि अपने डीप स्टेट को एक्टिवेट करके भारत के डीप स्टेट के साथ मिलकर यहां पर ऑपरेशन रिमूव मोदी चलाने की कोशिश की थी। पर भारत इतना बड़ा देश है कि 2024 के इलेक्शन में वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन उस समय उनको एक चीज और दिखी, उन्होंने बांग्लादेश में शेख हसीना को भी ये ऑफर दिया। शेख हसीना को बोला कि आपके यहाँ पर सेंट मार्टिन आइलैंड है, आप वो सेंट मार्टिन आइलैंड पे हमें एयरबेस बनाने दीजिए, हम वहां पर एयरबेस बनाकर रिकनाइसेंस एयरक्राफ्ट लॉन्च करेंगे जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे और हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस करते हुए वो ये इंश्योर करेंगे कि किस तरीके से चाइना के ऊपर हम जितनी इंटेलिजेंस गैदरिंग हमें करनी है हम करें। शेख हसीना ने जब अपनी सोवरेन टेरिटरी बांग्लादेश की इस चीज के काम के लिए मना कर दी, तो इसके बाद CIA ने वहां पर स्ट्रीट प्रोटेस्ट मोबिलाइजेशन रेवोल्यूशन ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट मूवमेंट चलाई। स्टूडेंट मूवमेंट मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप में चली। मोहम्मद यूनुस के लीडरशिप में जब ये स्टूडेंट मूवमेंट कामयाब हुई, तो उसका खमियाजा ये हुआ कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड शेख हसीना की सरकार को भगा दिया गया। जब शेख हसीना की सरकार 2024 में गिरी, उसके बाद यहाँ पर हमने बांग्लादेश में देखा कि किस प्रकार से मोहम्मद यूनुस की सरकार एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनकर आई। अमेरिका का उस समय रवैया ये था कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट तो आ गई है और ये केयर टेकर गवर्नमेंट आने वाले समय में चीजों को मैनेज कर लेगी। पर दिक्कत ये हुई कि मोहम्मद यूनुस की सरकार पिछले एक साल से कंप्लीटली नाकाम रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम बांग्लादेश की परिस्थिति को आज देखें तो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिटीरियोरेट कर रही है। दिन प्रतिदिन अंसारुल बंगला टीम, हिजबुत तहरीर और अल कायदा के सेल्स पूरे बांग्लादेश में धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आज की डेट में क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली कोलैप्स कर चुका है, तो बांग्लादेश की जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो बांग्लादेश का व्यापारी वर्ग है, वो आज व्यापार करने की परिस्थिति में नहीं है। आज बांग्लादेश के अंदर वो पुराने 15 साल का काल याद किया जा रहा है जब एक टाइम पर व्यापारियों को खुली छूट दी गई थी। और इस प्रकार की छूट की आप ये सोचिए कि बांग्लादेश पिछले 15 सालों में ग्लोबल लेवल के टेक्सटाइल मार्केट में वियतनाम के साथ टक्कर देते हुए ग्लोबल प्लेयर बन चुका था। आज वो सारा व्यापारी वर्ग परेशान है क्योंकि पूरे बांग्लादेश में लूट मची हुई है, पूरे बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर डिटीरियोरेट कर चुका है, पूरे बांग्लादेश की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में जहां पर एक केयर टेकर गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस की फेल हो चुकी है, वहां पर मिलिट्री को बार बार बोला जा रहा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को स्टेबलाइज कीजिए। इस कॉन्टेक्स्ट में जो भारत का इंटेलिजेंस असेसमेंट अभी जनरेट हुआ है, जिसमें यह बात बोली गई कि यहां पर जब मिलिट्री का प्रयोग डे टू डे लेवल पर किया जा रहा है, तो दिक्कत यह है कि मिलिट्री की प्रोफेशनलिज्म तो जा ही रही है, लेकिन मिलिट्री वो काम के लिए बनी ही नहीं थी बांग्लादेश में जो मिलिट्री को फोर्सेबली करना पड़ रहा है। और वो ये कहा कह के कि फरवरी 2026 तक बांग्लादेश में अब इलेक्शन होगा। समस्या क्या है? इस इलेक्शन से पहले अवामी लीग को बांग्लादेश से आउटलॉ कर दिया गया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है खलीदा जिया वाली, उसमें खलीदा जिया की तबियत खराब होने के नाते तारिक रहमान जो है उसका बेटा, जो आज की डेट में कमान संभाल के बैठा है, पहली बात तो वो बांग्लादेश में ही नहीं रहता, वो तो लंदन में एग्जाइल में रहता है। तीसरा, बांग्लादेश में जमाते इस्लामी आज की डेट में एक्टिव जरूर हुई है। बांग्लादेश की जुडिशरी के तहत जमाते इस्लामी को इलेक्शन लड़ने की परमिशन, जो शेख हसीना के टाइम पर प्रोहिबिशन लगा था, वो परमिशन वापस मिल गई है। लेकिन जमाते इस्लामी आज उतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि पूरी बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को इंस्पायर करके बांग्लादेश में सरकार बना पाए। और यहीं पर बांग्लादेश में यहाँ उनकी अपनी एक आम आदमी पार्टी टाइप एक्सपेरिमेंट के तहत नेशनल सिटीजन पार्टी भी बनी है। लेकिन वो पार्टी का भी हश्र वही है कि वो इतनी छोटी पार्टी है इस मोमेंट पर कि वहां आज की डेट में चाहे नेशनल सिटीजन पार्टी हो या आज की डेट में जमाते इस्लामी हो, ये दोनों अगर कंबाइन भी कर जाएं या इंडिविजुअल भी रहें, ये दोनों सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है। वहां पर अवामी लीग आउटलॉड है और वहां पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का तारिक रहमान अभी रहता है बेसिकली लंदन में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की इंटेलिजेंस एस्टीमेट ये कहती है कि बांग्लादेश की सिक्योरिटी सिचुएशन और ख़राब होगी जैसे जैसे बांग्लादेश का समय इलेक्शंस की ओर बढ़ रहा है। और जैसे जैसे बांग्लादेश इलेक्शन की ओर आगे चलता जा रहा है,
सवाल ये उठता है कि फरवरी 2026 में यदि इलेक्शन हुआ भी तो इस इलेक्शन में इवेंचुअली जीतेगा कौन, क्योंकि अवामी लीग तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इसके साथ साथ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर्स ही नहीं हैं, जमाते इस्लामी उस लेवल की नहीं है, नेशनल सिटीजन पार्टी उस लेवल की नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश का फ्यूचर क्या है। भारत की इंटेलिजेंस एस्टीमेट आज की डेट में ये कहती है कि इस परिस्थिति को भारत को बड़े गौर से देखना है, क्योंकि कहीं ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो जाए कि आने वाले समय में जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज पूरी फ्रेगमेंट हो चुकी हैं, कहीं ये ना हो कि आने वाले समय में हम ऐसी परिस्थिति को ऑब्जर्व करें कि बांग्लादेश में एक और मिलिट्री कू हो, और ये मिलिट्री कू करने वाला और कोई नहीं बल्कि वक्कार जमान होगा, जो वक्कार जमान आज की डेट में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। और क्योंकि ये आर्मी स्टाफ बांग्लादेश का इस मोमेंट पर ऑलरेडी शेख हसीना का अपॉइंटी है, ऑलरेडी शेख हसीना की अवामी लीग के द्वारा उसका एक रिलेटिव है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इतिहास जैसे गवाह था कि एचएम इरशाद हो या उससे पहले जिया और रहमान हो, जिन्होंने सबने अपनी अपनी पार्टियां बनाई थी, कि कहीं कल को वक्कर जमान भी आगे जाकर अगर मिलिट्री कू करता है और मिलिट्री कू करके कमान संभालता है, तो कहीं ऐसी परिस्थिति तो नहीं कि वो कोई अपनी पार्टी बनाए और अपनी पार्टी बनाकर अवामी लीग जो आउटलॉर्ड है उसके सारे कैडर को जगह दे दे। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पर जो भी है, आने वाले समय में बांग्लादेश की परिस्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। भारत के लिए एक सुरक्षा खतरा है, और ये सुरक्षा खतरा खास करके इसलिए भी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में चुनाव है चंद महीनों के बाद, और यहाँ पर जब चुनाव आ रहा है, यहाँ पर चुनाव के दौरान जो बांग्लादेश के साइड पर आज हिजबुत तहरीर, अंसारुल बंगला टीम और साथ में अलकायदा के जो सेल्स प्लस जमाते इस्लामी, जिस प्रकार से बॉर्डर लेवल पर ये लोग रहकर रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, जिस प्रकार से रेडिकल कैडर को भारत में ये लोग पुश कर रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप शायद समझेंगे कि इस 2025 के 15 अगस्त को लाल किले में प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में घुसपैठियों के बारे में क्यों चर्चा करी। अब आप समझेंगे डॉट्स कनेक्ट करके कि प्रधानमंत्री ने इस कॉन्टेक्स्ट में इस इंटेलिजेंस एस्टीमेट के बाद और इस इंटेलिजेंस एस्टीमेट के बेसिस पे भारत में एक नेशनल डेमोग्राफिक मिशन लॉन्च करने की आवश्यकता के बारे में चर्चा क्यों करी। क्योंकि आज भारत के लिए एक ये सुरक्षा खतरा है, और इस सुरक्षा खतरा को मैनेज करने के लिए बांग्लादेश की डिटीरियोरेटिंग सिचुएशन को ऑब्जर्व करना भारत के लिए बड़ा क्रूशल है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। तो भारत आगे कैसे बांग्लादेश को ऑब्जर्व करेगा, बांग्लादेश के अंदर परिस्थितियां कैसे इवॉल्व करेंगी, बांग्लादेश जैसे जैसे इलेक्शन की ओर जाएगा वहां पर क्या होने जा रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या रोल प्ले करेगी। आई बिलीव कि बांग्लादेश का इतिहास 1971 से लेकर इस मोमेंट तक इस वीडियो के बाद अब आपको क्लियर हो गया होगा। आने वाले समय में बांग्लादेश की जो भी परिस्थिति इवॉल्व होती है उसका खमियाजा भारत और पश्चिम बंगाल पे क्या पड़ता है, उसको हम आने वाले समय में अलग अलग वीडियोज़ के नज़रिए से जैसे इवॉल्विंग सिचुएशन इरप्ट होगी हम देखेंगे। धन्यवाद।